सोनभद्र जा रही प्रियंका गांधी को इंतजामिया ने रास्ते में ही रोक दिया। वाराणसी से 22 किलोमीटर दूर नारायणपुर में प्रियंका गांधी को रोका गया। प्रियंका गांधी इंतजामिया के सख्त रवैये के खिलाफ एहतजाज में धरने पर बैठ गई। प्रियंका तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात के लिए सोनभद्र जा रही थी। इससे पहले प्रियंका ने जख्मियों से बनारस के ट्रॉमा सेंटर में भी मुलाकात की थी। मैंने प्रशासन से कहा है कि मुझे ऑर्डर दिखा दें, किस आधार पर रोका गया है, किस कानून ने कहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एक मिर्ज़ापुर में 144 नहीं लगा, तो जब मुझे ऑर्डर दिखाएंगे तब मैं तय करूँगी। दरअसल जमीनी तनाज़े में यूपी के सोनभद्र में कत्ल किए गए अफराद के अहल खाना से मुलाकात के लिए आज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी सोनभद्र जा रही थी कि इस दौरान पुलिस ने प्रियंका को रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया और इसके बाद मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनान का गुस्सा फूट पड़ा। यूपी में भी कांग्रेस कमेटी मेंबरान ने सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरा करके मेमोरेंडम पेश किया। मेरठ में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी मेंबरान ने डीएम ऑफिस पर योगी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा करते हुए नाराजगी का इजहार किया। प्रियंका गांधी एक लीडर हैं, एक नेता हैं, हमारी सर्वमान्य नेता हैं। वो पीड़ित परिवार को ये स्वाभाविक है कि कहीं अगर कोई दुर्घटना होती है और इतना बड़ा कांड हो जिसमें 19-20 आदमी जख्मी हैं, 9 लोग इंजर्ड, 9 लोग मृत्यु हो गई है, उन पीड़ित परिवार को संवेदना देने के लिए जा रही है। पुलिस उसको रोक रही है, गिरफ्तार कर रही है, गाड़ी में बिठा रखा है और फिर बाद में पुलिस प्रशासन ये कहता कि नहीं ऐसा नहीं है। तो हम तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान के सिद्धांतों के उसूलों को लागू करने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी चुप नहीं बैठेगी। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि जमहूरी कीमतों और कदरों को तबाह किया जा रहा है। पहली बात, मौलिक अधिकार है प्रजातंत्र का, ये सरकार उसका हनन कर रही है। दूसरा, संवेदनशील मन है हमारा, संवेदना प्रकट करने का अधिकार तो प्रकृति प्रदत्त और नैसर्गिक है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हमको संवेदनशील मन भी नहीं छोड़ोगे और तो कुछ छोड़ा ही नहीं देश में तुमने। मैं कहना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं कांग्रेस के जिन्होंने फांसी के तख्तों को चूम कर इस मुल्क को आज़ाद कराया था। हमने फिरंगियों की संगीनों के सामने सीने टेक कर ये मुल्क आज़ाद कराया था। कौन लोग हैं ये? लोकसभा एमपी आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जा मामले में 23 FIR दर्ज की गई है। आजम खान पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम है और मामले की तफ्तीश के लिए बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आजम खान का कहना है कि ये उनके खिलाफ सियासी चाल है। कुछ है ही नहीं, वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, मेरा तो गली के अंदर एक मकान है जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, तो मेरा नहीं है, वो विश्वविद्यालय का है, ट्रस्ट का है, मैं उसका कस्टोडियन हूँ बस। क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव जीत गया हूँ और बहुत बड़े लोगों के मुकाबले में जीत गया। असल तो सज़ा उस गुनाह की है, वरना तो पिछले 5 साल केंद्र में भाजपा सरकार रही, मैं भूमाफिया नहीं था, सिर्फ राजनीतिक बदला है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही ये सब क्यों याद आया? उन्हें याद नहीं आया, वो तो बहुत गरीब लोग हैं, वो तो आज भी मेरे हैं। ये सब कुछ उन्हें डरा धमका कर, उन्हें लालच देकर कि अरे हम तुम्हें बहुत पैसा दिलवाएंगे। देखिए, भावना में बहकर या किसी के कह देने से तो कानून नहीं बनेगा। कानून तो अपनी जगह रहेगा कि 3 साल के बाद किसी का कोई अधिकार नहीं रह। उधर आजम खान की अहलिया का कहना है कि साजिश के तहत ही उनके शौहर को फंसाया जा रहा है। इसके तहत किया गया है जिसमें राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन सभी शामिल है। जी हाँ, साजिश है, क्योंकि 2006 में जो ज़मीनें खरीदी गई थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन पर अब FIR का क्या मतलब है? 2006 से समाजवादी पार्टी की सरकार तो हमेशा रही नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार आई थी, इतने दिन से भाजपा की भी सरकार है, लेकिन ये सब अब क्यों शुरू किया गया? तो यूपी सरकार की शह पर तो ये सब हो ही रहा है। फैसला उनको तो ये करना ही है, क्योंकि चुनाव से पहले से ही ये शुरू हो चुका था वहाँ कि किसी तरह से छवि को बिगाड़ा जाए, आपराधिक छवि बनाई जाए आजम साहब की, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि Z+ सिक्योरिटी में जिसकी संस्तुति की गई हो, उसके लाइसेंस
आपराधिक छवि बनाने के बाद लाइसेंस जो थे वो निलंबित कर दिए गए और ये नोटिस दिया गया कि इनको हम कैंसिल भी कर सकते, और अभी तक प्रक्रिया इतनी प्रोलॉन्ग की जा रही है कि उनके पास अपने निजी हथियार भी नहीं हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के ऐनी शाहिदीन इन दिनों इंतजामिया के मुतासिबाना रवैये से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। बीजेपी लीडर रमेश मलिक इन लोगों को मुलजिमीन के खिलाफ गवाही न देने की धमकी दे रहे हैं और इनके हामी आए दिन मुजफ्फरनगर फसादात में बच जाने वालों को परेशान भी करते रहे हैं। मुतासिरीन ने सिक्योरिटी न मिलने की सूरत में अब खुदकुशी की धमकी दे डाली है। एक रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे में एक बीजेपी रुकन असम्बली की गुंडागर्दी सामने आई है। 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासिरीन को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में धमकाया और सीना जोरी की, चश्मदीद गवाहों के सामने पिस्तौल लहराया और फायरिंग की। इस वाक़े के बाद मुजफ्फरनगर फसादात के चश्मदीद गवाह शदीद सदमे में हैं और वजीर आला से सिक्योरिटी की दरखास्त कर रहे हैं। लोग हैं सर, वे हम पे दबाव डाल रहे थे। हमारे पापा जो है वे आग जलने के वे है गवाह है, और जो हमारे दादू है वे कत्ल केस के गवाह है। एक सादी वर्दी वाला अकेला घर में आ और जो वर्दी में थे वे बाहर बैठे हुए थे। पापा को जीने से धक्के मुक्के मारते हुए ला रहे थे और जगह भी मारे सर, बहुत बुरी तरह मारे हमें और पापा को खींच लिया हमारे से। जो हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, देखो हम पूरा परिवार आत्महत्या करने को तैयार है। वैसे तो प्रशासन सहायता के लिए होती है, लेकिन जब प्रशासन इतना अत्याचार करेगी हमारे ऊपर तो हम किसके सहारे रहेंगे। बिल्कुल इन्होंने जाटों ने बिल्कुल परेशान बना रखे हैं हमें यहाँ भी। तो मेरे जी 6 लड़की है जी, मेरे जवान बेटी है। देखो जी मैं इनकी किस तरह सुरक्षा कर पाऊंगी अकेली। 12 जून को पुलिस एहलकारों ने जिस इकराम नामी शख्स को जबरदस्ती घर से उठाने की कोशिश की थी, उस शख्स की आंखों के सामने मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान जाटों ने घरों में आग लगाई थी और लोगों को कत्ल किया गया था। इन लोगों का इल्जाम है कि बीजेपी रुकन असम्बली उमेश मलिक बार बार कोर्ट में गवाही नहीं देने की धमकी दे रहे हैं। उमेश मलिक वो चाहते हैं गवाही माकपत में देवें, खिलाफत में न देवें। मोहनपुर राय सिंह का दंगा पीड़ित है, इकराम नाम का व्यक्ति है। उसको स्थानीय पुलिस ने उसको परेशान किया था। ये तो पुलिस जाने इस बात को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई गलत काम जिले में ना हो। उधर इकराम के घर वालों ने सीएम योगी से मदद की अपील की है और सिक्योरिटी नहीं मिलने की सूरत में खुदकुशी की धमकी दी है। एक तरफ सियासी लीडर का जबरदस्त दबाव, दूसरी तरफ पुलिस का एकतरफा और मुतासिबाना रवैया। आखिर एक जमहूरी मुल्क में कमजोर खानदान खुद को गुंडों से बचाने के लिए क्या करे, सवाल बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बाबरी मस्जिद इंहदाम साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जज एस.के. यादव की मुद्दतकार बढ़ा दी है। सीबीआई के स्पेशल जज की मुद्दतकार बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जज की मुद्दतकार इसलिए बढ़ाई ताकि जज ट्रायल पूरा करके फैसला सुना सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा करके फैसला 9 महीने के अंदर सुनाया जाए। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में बीजेपी लीडर एल.के. अडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 मुलजिमीन पर साजिश के लिए मुकदमा चल रहा है। वाज़ेह रहे कि 30 सितंबर को एस.के. यादव को रिटायर होना था। इशरत जहां के जरिए हनुमान चालीसा तकसीम किए जाने के बाद बुलंदशहर में अब चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़े जाने और सड़क पर एक मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज अदा किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हनुमान चालीसा पढ़े जाने का वीडियो खुर्जा में वायरल हो रहा है और ये 2 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जबकि मस्जिद के बाहर नमाज अदा किए जाने का वीडियो आज का है। इस मामले पर बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वायरल वीडियो की जांच करा के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। के 2 पहलू हैं। पहला ये कि अपने ईस्ट की आराधना करना किसी भी मायने में गलत नहीं है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सड़क पर इसको पढ़ना, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बाकी के समाज सड़क पर अपने पूजा पद्धति को या और जो नमाज इत्यादि है उसको पढ़ सकते हैं, तो आखिर ये सारे के सारे नियम कायदे कानून हिंदुओं पर ही क्यों लागू होते हैं? देश की ये जो परंपरा है, इस देश की जो ये संस्कृति रही है, वो हनुमान जी को मानने वाली संस्कृति रही है और उसका नाम लेना मैं हमेशा जायज समझूंगा। और यदि ऐसा कोई नियम आता है कि सड़कों पर पूजा पद्धति पे रोक लगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर लोग नमाज पढ़ लेते हैं
नहीं, कोशिश हम ये करते हैं कि अंदर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाएं, सब लोग अंदर नमाज पढ़ें। मगर इत्तेफाक कभी के कभी ऐसा हो जाता है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग बाहर भी नमाज पढ़ लेते हैं। हम आपस में मिलजुल कर रहें और हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, वो भी एक दिन का एक जुज़ है, उसको भी पढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही नमाज के लिए भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये नमाज जो है आस्था का एक मामला है, हमारे मजहब का मामला है। हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी जाती है, या ईद की या बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है, जिसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। वो भी ज़्यादा देर की नहीं होती, ये भी ज़्यादा देर नहीं लगती। देखिए, कोई भी वीडियो वायरल होता है तो पहले उसकी वास्तविकता से मिलान किया जाता है। वीडियो वायरल का वास्तविकता से मिलान करने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है और ऐसा पाया जाता है कि सही में ऐसा चीज़ हो रहा है, तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बाराबंकी में चोरी के इल्जाम में एक दलित नौजवान को जिंदा जला दिया गया। लखनऊ में दलित नौजवान जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बताया जाता है कि अपनी अहलिया से मिलने सुजीत गौतम नामी नौजवान अपने ससुराल टेरा गांव जा रहा था कि राघोपुर गांव पहुंचने के दौरान कुत्तों के खौफ से सुजीत दरख्त के पीछे छुप गया। कुत्तों की आवाज़ सुनकर लोग घरों से बाहर निकले और सुजीत को चोर समझकर उसको बेदर्दी से पीटा। उसे बिजली के झटके तक दिए गए और सिर्फ यही नहीं बल्कि पेट्रोल डालकर गांव वालों ने उसे आग के हवाले भी कर दिया। बताया जाता है कि सुजीत ने अपना मुकम्मल पता और अपनी तमाम तर जानकारी गांव वालों को दी थी। इसकी तस्दीक करने को भी कहा था, लेकिन गांव वाले नहीं माने। सुजीत के ससुर मौके वारदात पर पहुंचे, लेकिन गांव वालों की नाराजगी का उन्हें भी सामना करना पड़ा। अमेरिका इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। ईरान जैसे उन ममालिक को निशाना बनाना चाहता है जो कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए दुनिया को गहवाराए अमन बनाना चाहते हैं। और इन तमाम ख्यालात का इजहार ईरान के मारूफ दानिश्वर और मिल्ली रहनुमा प्रोफेसर सैयद हसन वहदती ने लखनऊ में किया। वाज़ेह है कि प्रोफेसर वहदती ईरान और अमेरिका के माबैन बढ़ते फासलों के पस मंज़र में कुछ अहम और सरकर्दा लोगों से बात करने के ख्वाहां हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। प्रोफेसर सैयद हसन वहदती अपने तालीमी और सियासी शऊर के लिए न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में मुमताज शिनाख्त रखते हैं। इनके मुताबिक अमेरिका के जबर तशद्दुद ने कई ममालिक को नुकसान पहुंचाया है और बशमूल ईरान कई अमन पसंद ममालिक अमेरिका की इज्जत पर है। वहदती कहते हैं कि इस्लाम ने हर इंसान को बराबर के हुकूक दिए हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ईरान संजीदा है, लेकिन अमेरिका अपनी इजारादारी कायम करने के लिए इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि इस अमल में कुछ और नाम नहाद ताकतें भी अमेरिका का साथ दे रही हैं। बेदलील इनके حقوقدانان امروز و کسانی که دستاندرکاران سازمان ملل هستند نگاه الهی به انسانها ندارند، به طور طبیعی حقوق انسانها رو مراعات نمی کنند. امریکا خودش رو برتر از دیگران میبینه. همین نگاه برتر، خود برتر بینی باعث میشه که اینها حقوق بشر رو رعایت نکنن، هرچند در شعار میگن. اگر ما 10 سند بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر هم داشته باشیم، ولی چون نگاهمون از درون हसन वहदती कहते हैं कि हिंदुस्तान अमन और इत्तेहाद में यकीन रखने वाला एक बेहतरीन मुल्क है। ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते हमेशा से ही खुशगवार रहे हैं, लिहाजा सभी आज़ाद ममालिक को हुकूक इंसानी की पामाली के खिलाफ ईरान और इंसानियत की हिमायत में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ما انتظارمون از دولت و ملت هندوستان این هست که همیشه حق رو ببینه و به دنبال حق باشن، چنان که مردم هندوستان هم از قدیم به دنبال احیای حق بودن. مردم با فرهنگ و با افتخاری در هند هستند که دولت اونها هم انتظار میره که از ایران در صحنه‌های بین المللی حمایت بکنن و در مقابل امریکا و دشمنان و صهیونیسم بین المللی ایران رو تنها نگذارن. यहाँ ये बात भी अहम है कि प्रोफेसर वहदती मीडिया से एक फासला रखकर अपने मिशन को जारी रखना चाहते हैं। अभी कुछ अहम लोगों से
तबादला ख्याल करने के मुतमन्नी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबा लिसानियात के सरबराह डॉक्टर अरशद जाफरी के साथ कई अहम लोगों से मुलाकात के बाद ईरान और अमेरिका के माबैन बढ़ते फासलों के तनाजुर में कुछ और लोगों से बात भी करेंगे। प्रोफेसर सैयद हसन वहदती मानते हैं कि जो कुछ भी अमेरिका की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं वो हुकूक़ इंसानी की पामाली है और इस बाब में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि उन तमाम ममालिक को सामने आना चाहिए जो पूरी दुनिया को गहवारा अमन बनाना चाहते हैं। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में दरख्वास्त जमा करने वाले तालिब इल्मों की तादाद साल दर साल कम होती जा रही है। शोबा उर्दू के MA कोर्स की 20 सीटों में एडमिशन के लिए इस साल अब तक सिर्फ 4 दरख्वास्तें मिली। शोबा उर्दू के जिम्मेदारान बेहद हैरान हैं कि शोबे में असातिज़ा और तालीमी ज़रूरियात की तमाम तर सहूलियात मौजूद होने के बावजूद आखिर तालिब इल्म की तादाद में कमी क्यों देखी जा रही है। ये बदनसीबी है हमारी कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर एप्लीकेशंस कम आए, 20 सीटें होती हैं हमारे यहाँ में उर्दू में और वो सीटें न भर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, साल भर हम लोग ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं जिससे कि बच्चों तक ये बातें जाएँ। डिपार्टमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत कम, आपको आसपास के डिपार्टमेंट इतनी फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी मिलेंगी। डिपार्टमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम लोग हर वक्त लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कुछ नतीजे कम हो, मतलब दाखिले कम हो तो मायूसी होती है। पिछले सालों में भी मतलब जो दाखिले हुए हैं 15-16 एप्लीकेशंस होती थी और 12, 13, 15 तक दाखिले होते रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के माली साल 2019-20 की पहली तिमाही में बम्पर मुनाफा हुआ है। पहली तिमाही में RIL को 10,104 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हासिल हुआ, जो कि गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही से 6.8% ज्यादा है। वहीं रिलायंस जियो का मुनाफा 45.6% से बढ़कर 891 करोड़ रुपए रहा। गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही में जियो का मुनाफा 610 करोड़ रुपए था। इस तिमाही में रिलायंस जियो के कुल 33 करोड़ 13 लाख सार्फिन हैं। वहीं रिटेल बिजनेस की आमदनी सालाना बुनियाद पर 4.2% से बढ़कर 38,196 करोड़ रुपए रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि कमजोर आलमी माहौल और कम मांग के बावजूद पहली तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। रिटेल कारोबार में शानदार इजाफा देखने को मिला है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।